Today, our topic of discussion will be tea. Dear students, हम इसमें पढ़ेंगे चाय के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए, संसार में चाय का उत्पादन किन किन देशों में कितना है, कौन कौन से प्रमुख देश हैं उत्पादन में, और संसार के किन किन देशों के किन किन भागों में चाय की कृषि होती है। तो इसमें प्रथम चित्र में ये चाय के बागान दिखाए गए हैं। ये ध्यान से देखिए, यहाँ स्लोप है, ढालू भूमि है। यहाँ भी देखिए ये चाय के बागान दिखाए गए हैं। यहाँ ये ढाल हैं, ये भी ढाल हैं। तो इससे अनुमान होगा आपको कि चाय ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ तरंगित ढाल हो या पहाड़ियों के ढाल हो, पर्वतों के ढाल हो। ये हर चित्र में आप देख सकते हैं। और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ चाय की पत्तियों को तोड़ा जा रहा है। विद्यार्थियों, चाय एक सुप्रसिद्ध पेय है। चाय एक झाड़ीनुमा पौधा होता है और इसकी पत्तियों को तोड़कर, उसको सुखाकर, उसको प्रोसेस करके जो हम चाय यूज करते हैं उसका निर्माण होता है। चाय चीन और असम की उच्च भूमियों का मूल पौधा है। ऐसा जानकारी मिलती है कि 2700 वर्ष पहले भी चीन में चाय उगाई जाती थी और काफी पहले यानी प्रारंभिक चरण में, यानी 2700 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले इसका उपयोग वास्तव में दवाइयों के रूप में होता था, जिसको मेडिसिनल ड्रिंक कहा जाता था। और समय के साथ साथ इसका प्रचलन बढ़ता गया और आज संसार में ज्यादातर व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने चाय का स्वाद चखा है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी जब चाय की कृषि जिन क्षेत्रों में होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम जलवायु की बात करते हैं। तो ये फसल गर्म जलवायु की है। इसके लिए औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और ये जो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो भी इसका ग्रोइंग पीरियड है, इसका बढ़वार का पीरियड है, इस बढ़वार के पीरियड के दौरान ये तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि तापमान 16 डिग्री से कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसको उगाया नहीं जा सकता, इसकी बढ़वार नहीं हो पाती। इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा 200 सेंटीमीटर चाहिए और वर्ष पर्यंत ये समान रूप से विस्तृत होनी चाहिए। इसकी कृषि के लिए बूंदाबांदी, शावर, अगर बूंदाबांदी हो तो इसकी जो कृषि में बढ़ोतरी, इसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है। गहरा कोहरा, सुबह की ओस, धुंध इसकी कृषि के लिए विशेष तौर पर लाभकारी है, उपयोगी है। लंबा सूखा, यानी लंबे काल तक अगर सूखा रह जाए, ह्यूमिडिटी ना हो, पानी ना हो, तो इसकी कृषि को हानि होती है। ओलावृष्टि और पाला पाला और ओलावृष्टि इसकी कृषि के लिए खतरनाक है। मिट्टियां, इसके लिए अति उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में जीवांश या जैविक अंश कह लीजिए, या जिसको ह्यूमस भी कहते हैं, ह्यूमस और आयरन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। ये फसल बहुत अधिक मात्रा में जमीन से उर्वरक तत्वों को सोखती है, तो इसलिए इसमें लगातार खादों की आवश्यकता होती है। उसमें हरी खाद आ गई और दूसरे रासायनिक उर्वरक, दोनों प्रकार के उर्वरकों का हम इसमें यूज कर सकते हैं अगर इसकी फसल अच्छी हमें प्रति हेक्टेयर लेनी है तो। धरातल की अब हम बात करते हैं। इसके लिए रोलिंग स्लोप्स, तरंगित ढाल चाहिए, या जो पहाड़ियां हैं उनके ढाल इसके लिए उपयुक्त होते हैं। क्यों उपयुक्त होते हैं? इसके लिए
क्योंकि ढालों पर पानी नहीं खड़ा होता, और यदि इसकी जड़ों में पानी खड़ा हो जाता है तो इसके लिए हानिकारक होता है। इसलिए ढालों पर इसकी कृषि की जाती है ताकि इसकी जड़ों में पानी ना खड़ा हो। क्योंकि इसकी कृषि के लिए वैसा भी देखा जाए तो 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी खूब बारिश होती है। परंतु बारिश की तो आवश्यकता है, परंतु इसकी जड़ों में पानी खड़ा रहना हानिकारक है। आगे हम लेबर की बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं। पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक चाहिए। क्यों चाहिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि ज्यादातर काम हाथों से किया जाता है, चाहे इन झाड़ियों को या चाय के पौधों को लगाने का काम है, या फिर उनकी प्रूनिंग का काम है। प्रूनिंग होता है कटाई छटाई, कटाई छटाई का काम है। चाहे पत्तियों को तोड़ने का काम है, प्लकिंग ऑफ लीव्स, तोड़ना, पत्तियों को तोड़ने का, इन झाड़ियों को यानी सो कॉल्ड चाय की कटाई छटाई और उसको लगाने का काम, सारा का सारा काम हाथों से किया जाता है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक चाहिए, और वो भी सस्ती दरों पे होंगे, तब कृषि का जो उत्पादन है वो लाभकारी हो पाएगा। किस्में यदि हम बात करें तो मोटे तौर पर दो किस्में हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारी किस्में इजाद हो गई, परंतु ब्रॉडली दो किस्में हैं, एक चाइनीज है, एक असमी है। जो चाइनी किस्म है चीन और जापान में उगाई जाती है, और जो असमी है, असमी चाय जिसको कहते हैं, असामिया चाय जिसको कहते हैं, वो भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और असम में उगाई जाती है। अब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। संसार में चाय का उत्पादन 75% चाय, 75% चाय दक्षिण पूर्व एशिया में उगाई जाती है। और यहाँ टेबल में 2019 के आंकड़े हैं। ये 2019 में जो उत्पादन रहा विभिन्न देशों के अनुसार, इसमें टेबल में दिया गया है। इसमें ये जो 5 देश हैं, चीन, भारत, कीनिया, श्रीलंका और वियतनाम, ये 5 देश मिलकर संसार की 80% से भी अधिक चाय उत्पन्न करते हैं। यदि हम भारत और चीन को लें, केवल इन 2 देशों को लें, ये 2 देश भी अगर इन 2 देशों का प्रोडक्शन जोड़ दिया जाए तो लगभग 65% चाय ये 2 देश उत्पन्न करते हैं। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये 5 देश और छठा अन्य में शामिल किया। अन्य का जो उत्पादन है 19.5% है, और संसार का कुल उत्पादन 65 लाख टन है। और इसमें कुछ इन अन्य देशों में कौन से महत्वपूर्ण देश हैं उनका उत्पादन भी नीचे लिखा है। इसमें ईयर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, किस साल का ये प्रोडक्शन है। लगभग एनुअल प्रोडक्शन इतना ही होता है, कमोबेश, किसी साल थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है। तुर्की, अन्य देशों में जो महत्वपूर्ण देश आते हैं, तुर्की है, इंडोनेशिया है, म्यांमार और जापान, ये देश हैं। अब हम इसके संसार में वितरण की बात करते हैं तो सबसे प्रथम स्थान पर उत्पादन में चीन है, और चीन संसार के लगभग 43% चाय उत्पन्न करता है। यहाँ लंबे चौड़े विस्तृत क्षेत्र में चाय उगाई जाती है। 2 एरियाज इसमें, इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सारे के सारे समीपवर्ती राज्य जो कि यूनान से शुरू होकर सांगदोंग तक जाते हैं, अभी इसमें मानचित्र में हम दिखाएंगे। दूसरा सिचुआन राज्य से शुरू होकर सांगदोंग राज्य तक, ये इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस मानचित्र में। ये चीन में चाय के उत्पादक क्षेत्र दिखाए गए हैं। अब ये देखिए यूनान राज्य है, यूनान से ये जो सारे के सारे सीमावर्ती राज्य हैं, ये सीमावर्ती, ये चीन की सीमा है, बाउंड्री है। तो सीमावर्ती राज्य कौन से होते हैं? जो बाउंड्री के साथ लगते हैं। तो सीमावर्ती राज्य यूनान, ग्वांगसी, हेनान, ग्वांगडोंग, फुजियान, ये सारे के सारे यहाँ सांगदोंग तक चले गए। ये पूरी की पूरी बेल्ट सीमावर्ती राज्यों की यूनान से शुरू होकर सांगदोंग तक चलेगी। और दूसरा है ये सिचुआन है, सिचुआन से सारी की सारी ये जो पेटी सांगदोंग तक चलेगी। यानी सिचुआन से सांगदोंग और यूनान से सीमावर्ती राज्य, यूनान से सारे के सारे सीमावर्ती राज्य कहाँ तक के राज्य? सांगदोंग तक के राज्य।
तो ये हैं काफी सारे राज्य हैं इसमें। अगर इसमें को आप राज्यवार देखना चाहें, राज्यवार लिखना चाहें, राज्यवार स्टडी करना चाहें, तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं ये सारे के सारे हर राज्य का यहाँ नाम लिखा है। इस अगले मानचित्र में चीन को के 3 रीजन यहाँ दिखाए गए हैं, सदर्न रीजन और ये साउथ ऑफ येलो रिवर रीजन, ये साउथ रीजन, ये साउथ वेस्टर्न रीजन है। तो इसकी मेरे ख्याल कोई उपयोगिता नहीं है, पहला ही मानचित्र इसमें सफिशिएंट है। इसमें दिखाया गया कि यूनान से ये जो सारे के सारे सीमावर्ती राज्य है सांगदोंग तक चले गए ऐसे, और इधर सिचुआन से सांगदोंग तक चले गए, यानी सिचुआन से सांगदोंग और इधर यूनान से सांगदोंग, ये पूरा का पूरा बेल्ट यहाँ हो गई। यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि चीन के जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, ये है दक्षिण पूर्व का हिस्सा, दक्षिण पूर्व के हिस्से में चाय की कृषि होती है। चीन के यदि चाय की हम बात करते हैं तो चीन में जो चाय का जो सेक्टर है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, संगठित नहीं है। यहाँ जो खेत हैं छोटे खेत हैं, और ये जो गरीब फार्मर हैं, गरीब किसानों द्वारा ही ज्यादातर उगाई जाती है। ऐसे नहीं है कि हजारों एकड़ के खेत हों और यहाँ चाय ने उद्योग का रूप ले लिया। उद्योग के रूप में बहुत कम विकसित हुई है। ये स्मॉल छोटे छोटे खेत हैं किसानों के पास, उसी में चाय उगाते हैं और पार्ट टाइम दूसरी खेती भी करते हैं। चीन में चाय का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। चीन में चाय का उत्पादन 750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि भारत में यह है 1750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। आगे भारत का स्थान आता है। भारत संसार का लगभग 22% चाय उत्पादित करता है। यहाँ मुख्य रूप से असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जो देश का 93% चाय प्रोड्यूस करते हैं। असम में 53%, वेस्ट बंगाल 27%, तमिलनाडु 13%, यानी 3 राज्य मिलाकर 93% चाय उत्पादित करते हैं। अन्य राज्यों में केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा आते हैं। अब हम मानचित्र पर देखते हैं इनको पहले। अब ये है मानचित्र भारत का। इसमें देखिए, इसमें मानचित्र में भी इसमें लिखा है AS असम, WB वेस्ट बंगाल प्लस TN तमिलनाडु 93%, यानी असम है यहाँ 53%, असम के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद तमिलनाडु, और इसके साथ कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, उड़ीसा और ये त्रिपुरा, ये अन्य राज्य में आते हैं। यानी 3 राज्य असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु देश की ज्यादातर चाय उत्पन्न करते हैं। यदि हम असम की बात करें तो असम में जो चाय का उत्पादन है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और सुरमा नदी की घाटी के साथ जो पहाड़ियां हैं वहां तरंगित ढाल पाया जाता है, और यह वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। वर्ष पर्यंत आर्द्रता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त यहाँ सुबह की जो धुंध है वो इसकी कृषि के बढ़वार के लिए काफी सहायक सिद्ध होती है। यहाँ लिखा है असम में, असम के बारे में लिखा है कि असम की जो ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी की घाटियों के साथ जो तरंगित ढाल वाली जो तरंगित ढाल हैं उन पर चाय कृषि होती है। असम में पर्याप्त मात्रा में वर्षा और पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता और सुबह की ओस, और असम में एक और है, असम में इतनी चाय उत्पन्न होने का, विकास होने का सबसे पहले यहीं पर चाय की खेती आरंभ हुई। असम के अलावा जो तमिलनाडु है, असम के बाद दूसरा स्थान पर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर चाय कृषि होती है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय कृषि होती है। इसमें हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जो दून है, इनमें चाय कृषि अधिक होती है। तीसरा स्थान कीनिया का है। कीनिया संसार का लगभग 7.1% चाय उत्पन्न करता है।
कीनिया में मुख्य रूप से हम मानचित्र पर ही आते हैं। कीनिया में दो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। एक यहाँ चाय जो कीनिया पर्वत है, कीनिया पर्वत है, कीनिया पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चाय की खेती होती है। ये पूरा का पूरा कीनिया पर्वत का क्षेत्र है। कीनिया पर्वत है, पर्वत का नाम भी कीनिया, और ये कीनिया चोटी है, चोटी का नाम भी कीनिया। तो ये यहाँ नैरोबी से लेकर आगे कीनिया जो शिखर है उससे भी आगे तक ये चली गई है। यानी ये पूरा का पूरा जो कीनिया पर्वतीय क्षेत्र है, कीनिया पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी ढलानों पर चाय कृषि होती है। और बीच में एक ये भ्रंश घाटी आ गई। भ्रंश घाटी के दूसरा क्षेत्र है जो कीनिया की भ्रंश घाटी है, ग्रेट रिफ्ट वैली लिखा है, ग्रेट रिफ्ट वैली। इस भ्रंश घाटी के जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है वहां पर चाय कृषि होती है। और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में जो पश्चिमी ढलाने हैं वहां पर चाय कृषि होती है। पहला क्षेत्र कीनिया पर्वतीय क्षेत्र, कीनिया पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी ढलानों पर। दूसरा क्षेत्र भ्रंश घाटी के पश्चिम में कीनिया का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जो पश्चिमी ढलान है यहाँ पर चाय की कृषि होती है। आगे इसमें थोड़ा सा और लैंडफॉर्म उभरी हुई है, इसमें भी वही रीजन दिखाया गया है। देखिए ये कीनिया पर्वत का क्षेत्र है, ये भ्रंश घाटी है बीचों बीच। इस भ्रंश घाटी के पूर्व में कीनिया पर्वतीय क्षेत्र है, और कीनिया पर्वतीय क्षेत्र में कीनिया की चोटी है। ये पूर्वी ढलान है, इस पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी ढलान है, यानी कीनिया पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी ढलानों पर। दूसरा भ्रंश घाटी के पश्चिम में ये कीनिया देश का दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है। और दक्षिण पश्चिम के हिस्से में जो पहाड़ है, इन पहाड़ों के जो पश्चिमी ढलान है, ये है पश्चिमी ढलान। ये पूर्वी ढलान है इनके, इधर पूर्वी ढलान है और इधर पश्चिमी ढलानों पर चाय कृषि होती है। दो मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट हो गया इसमें। कीनिया के बाद जो स्थान आता है चाय के उत्पादन में, श्रीलंका का है। श्रीलंका लगभग 4.6% संसार की चाय उत्पादित करता है। यहाँ दो मुख्य चाय के क्षेत्र हैं, एक केंद्रीय उच्च भूमियां, दूसरा फुट हिल्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के जो फुट हिल्स हैं उस वो क्षेत्र में, इसको भी हम मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं श्रीलंका में स्थिति क्या है। ये श्रीलंका का मानचित्र है, और श्रीलंका के मानचित्र में आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो मार्क किया है ये सेंट्रल हाईलैंड है, यानी केंद्रीय उच्च भूमि है। ये केंद्रीय उच्च भूमि में या सेंट्रल हाईलैंड में चाय कृषि होती है। और इसके अलावा ये फुट हिल्स हैं, केंद्रीय उच्च भूमियों के दक्षिण में जो फुट हिल्स है, इस क्षेत्र में चाय कृषि होती है। यानी श्रीलंका लगभग संसार की 4.6% चाय उत्पन्न करता है। यहाँ दो मुख्य क्षेत्र हैं, केंद्रीय उच्च भूमियां, दूसरा केंद्रीय उच्च भूमियों का फुट हिल रीजन। यानी ये इसके पैरों में, कह लीजिए इसके पैरों में है, जैसे कि शिवालिक्स हैं, हिमालय की फुट हिल्स हैं, इसी प्रकार ये फुट हिल्स हैं यहाँ इसकी। गिरिपदीय हिंदी में इसको कहते हैं, मुझे ध्यान है, गिरिपदीय क्षेत्र, ये है गिरिपदीय क्षेत्र। यदि हम श्रीलंका में ये भौगोलिक दृष्टि से ना देखें, अगर केवल हम ये देखें कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर चाय का उत्पादन होता है, यहाँ ये राज्य दिखाए गए हैं श्रीलंका के। ये देखिए, नदरन प्रोविंस, नदरन सेंट्रल प्रोविंस, ये एक है सेंट्रल प्रोविंस यानी केंद्रीय प्रांत। चाय के उत्पादन में 3 राज्य हैं यहाँ। अगर आप राज्यों के नाम भी लिखना चाहें, केंद्रीय प्रांत, उवा प्रांत, ये है सबरगामुआ प्रोविंस, सबरगामुआ प्रोविंस, ये है सबरगामुआ प्रोविंस, सबरगामुआ प्रोविंस, ये सेंट्रल प्रोविंस, ये उवा प्रोविंस, ये 3 प्रोविंस हैं
जहां पर चाय की कृषि होती है। अगर आप प्रोविंस भी लिखना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ये प्रोविंस लिखें, केवल केंद्रीय उच्च भूमियां और गिरिपदीय क्षेत्र, केंद्रीय उच्च भूमियों का गिरिपदीय क्षेत्र, ये दो क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो एक तो जो श्रीलंका की है, जो लोकेशन है वो भूमध्य रेखा के आसपास है, यानी वर्ष पर्यंत ऊंचा तापमान रहता है। दूसरा, चारों ओर समुद्र है, चारों ओर समुद्र होने के कारण पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता बनी रहती है। और ये जो उच्च भूमियां है ही, क्योंकि उच्च भूमियां इसकी कृषि के लिए क्यों जरूरी होती हैं, इसलिए जरूरी होती हैं ताकि इसकी जड़ों में पानी खड़ा ना हो पाए। तो ये यहाँ अनुकूल परिस्थितियां भी हैं। श्रीलंका के बाद आगे जो स्थान है वियतनाम का। वियतनाम संसार की लगभग 4.2% चाय उत्पन्न करता है। वियतनाम का संपूर्ण मानचित्र में दिखा देता हूं एक बार इसमें। ये वियतनाम में देखिए, ये यहां से देखिए पूरा पूरा वियतनाम का मानचित्र है। वियतनाम में दो मुख्य क्षेत्र हैं चाय के उत्पादन के। एक है उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियां, ये है पूरा ये उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियां। दूसरा है केंद्रीय उच्च भूमियां। ये दो क्षेत्र हैं जो चाय के उत्पादन में महत्वपूर्ण है, और यहाँ लगभग 90-95% चाय इन्हीं दो क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियां, ये मैग्नीफाई करके दिखा देता हूं मैं। उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियां, ये क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियों का क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भी है कुछ थोड़ा सा, परंतु ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र। दूसरा केंद्रीय उच्च भूमियों का क्षेत्र। ये दो मुख्य क्षेत्र हैं। और यहाँ भी अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें कि कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं। अब उष्ण कटिबंधीय स्थिति है, यहाँ भी उष्ण कटिबंधीय स्थिति होने का साथ लगता समुद्र है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, पर्वतीय क्षेत्र है, और यही परिस्थितियां इसको चाहिए। ये थे प्रमुख देश। अन्य देशों में आता है तुर्की। तुर्की लगभग एनुअली, लगभग प्रतिवर्ष कुछ प्लस माइनस होकर 2.4 लाख टन चाय उत्पादित करता है। और तुर्की में जो ब्लैक सी रीजन है, ब्लैक सी रीजन है, ब्लैक सी रीजन में चाय उत्पन्न होती है। ये पूरा का पूरा यहां से लेकर ये ये पूरा का पूरा जो येलो कलर का है, ये ब्लैक सी रीजन है। यहाँ काला सागर है, काला सागर क्षेत्र इसको कह सकते हैं। तो काला सागर क्षेत्र में चाय उत्पादन होता है, ज्यादातर 90% चाय उत्पादन यहीं पर होता है। ये किसकी बात है? ये बात है तुर्की की। प्रतिवर्ष लगभग 2.4 लाख टन अन्य देशों में आता है ये चाय उत्पादित होती है यहाँ। और काला सागर का जो क्षेत्र है, इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन है, भौगोलिक भाग हैं इसके तुर्की के। अगर आप इसमें तुर्की में थोड़ा सा फिजिकल मैप और देखना चाहें तो ये तुर्की है, और ये है ब्लैक सी ऊपर, यहाँ है ब्लैक सी इसमें तुर्की के ऊपर। ये सारा जहाँ ब्लैक सी लिखा ना, ब्लैक सी रीजन है, ये ब्लैक सी, यानी ब्लैक सी के साथ लगता है जो तटवर्तीय प्रदेश है, वहां पर चाय उत्पन्न होती है। ये है ब्लैक सी रीजन, ये ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, और ये यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ ये चाय उत्पन्न होती है। इसके बाद इंडोनेशिया का स्थान आता है। इंडोनेशिया संसार का लगभग 1.4 लाख टन चाय उत्पादित करता है प्रतिवर्ष। यहाँ पर जो यहाँ की 70% चाय पश्चिमी जावा से आती है। पश्चिमी जावा के अतिरिक्त उत्तरी सुमात्रा तथा दक्षिणी सुलावेशी में भी चाय का उत्पादन होता है। और यहाँ भी यदि हम बात करें कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं, अब ये देखिए, ये समुद्र है चारों ओर, यानी समुद्रीय स्थिति, उष्ण कटिबंधीय स्थिति। और यहाँ
ज्वालामुखी उद्भेदन से प्राप्त काली मिट्टी, ज्वालामुखी की मिट्टियां हैं यहाँ, ज्वालामुखी विस्फोट रहे हैं इन क्षेत्रों में, तो ज्वालामुखी उद्भेदन से प्राप्त उपजाऊ काली मिट्टी यहाँ इसकी कृषि के लिए अनुकूलता प्रदान करती है। आगे म्यांमार का स्थान आता है चाय के उत्पादन में। म्यांमार भी अन्य देशों में से है, अन्य महत्वपूर्ण देशों में से। म्यांमार लगभग प्रतिवर्ष 1 लाख टन चाय उत्पन्न करता है। म्यांमार में चाय का उत्पादन शान प्लेटो पर होता है, शान पठार पर है। ये है म्यांमार पूरा का पूरा। मैं एक बार शॉर्ट करके इसको दिखा देता हूँ। ये पूरा का यहाँ से ये म्यांमार, ये नीचे तक फैला है, ये है म्यांमार। और म्यांमार में यहाँ ये शान प्लेटो है, शान प्लेटो, शान पठार। तो शान का पठार है, यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। और यहाँ 2 मुख्य राज्य हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। एक शान है, इधर ये शान राज्य है, बड़ा राज्य है। और शान के साथ एक मांडेला, ये मांडेले ये राज्य है। उसमें दूसरे मानचित्र में हम दिखाते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये है शान राज्य, यहां से लेकर ये ऐसे ऐसे ऐसे। शान राज्य बहुत बड़ा राज्य है। ये शान नॉर्थ लिखा है, ये शान साउथ लिखा है। ये है मांडले, ये राज्य है। यहां से ये बिल्कुल संकृषि पट्टी के रूप में है राज्य, मांडले राज्य। तो शान और मांडले राज्य यहाँ के लगभग 80% चाय उत्पादित करते हैं। तो राज्य भी आप इसमें लिख सकते हैं, और राज्य ना ध्यान भी रहे तो ये जो शान प्लेटो है ये जरूर याद रहेगा। और ये इसके जो पूर्वी भाग है उसमें स्थित है। इसके पश्चात जापान का स्थान आता है। जापान में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से ये है जापान, ये होक्काइडो द्वीप है जापान का। ये सबसे बड़ा जो द्वीप है होन्शु द्वीप है, और ये छोटा द्वीप शिकोकू, और ये भी एक छोटा द्वीप है क्यूशु। यहाँ पर चाय का उत्पादन होन्शु द्वीप पर होता है सबसे ज्यादा। होन्शु द्वीप में जो केंद्रीय उच्च भूमियां हैं, होन्शु द्वीप की केंद्रीय उच्च भूमियां, होन्शु द्वीप की ये यहाँ नाम भी लिखे, सेंट्रल हाईलैंड ऑफ होन्शु। और होन्शु द्वीप की पश्चिमी उच्च भूमियां, शिकोकू द्वीप की उच्च भूमियां, और क्यूशु द्वीप की उच्च भूमियां। देखिए 80,000 टन चाय उत्पादित करता है जापान। जापान में क्षेत्र देखिए, ये कौन सा द्वीप है? होन्शु। होन्शु द्वीप की केंद्रीय उच्च भूमियां, होन्शु द्वीप की दक्षिणी पश्चिमी उच्च भूमियां, होन्शु शिकोकू द्वीप, और ये क्यूशु द्वीप। ये 4 के 4 रीजन इसमें लिखे भी हैं मैंने, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। जापान में 4 क्षेत्र यहाँ लिखे गए हैं। तो ये था आपका चाय की कृषि के बारे में। आप इसको इनमें बार बार मानचित्र को देखने का कोशिश करें। जितने बार आप मानचित्र देखेंगे उतना ही आप विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।